डियर स्टूडेंट्स, ग्रामीण नगरीय अनुबंध के तहत हम नगरों का अध्ययन कर रहे थे। नगरों की क्या विशेषता होती है, इनकी क्या परिभाषा है, ये हमने देख लिया था। अब आज हम देखेंगे भारत में नगर एवं नगरीकरण और ग्राम एवं नगर में पारस्परिक अंतःक्रिया के बारे में आज हम देखेंगे कि भारत में नगर और नगरीकरण की क्या स्थिति है। आज इस विश्व के सभी देशों में नगरीकरण की गति ऐसी तीव्र है जैसी पहले कभी नहीं थी। विकासशील देशों में जहाँ विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती है, वह जनसंख्या का स्थानांतरण गांव से नगरों की ओर बहुत हुआ है और हो रहा है। यानी कि गांव से लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, नगरों की ओर स्थायी रूप से निवास करने के लिए आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विश्व की नगरीय आबादी तीव्र गति से बढ़ी है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 54.74 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 10 करोड़ 88 लाख व्यक्ति नगरों में निवास करते थे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 102.70 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 28.53 करोड़ व्यक्ति नगरों में रहते हैं। 1971 में देश में 3,126, 1981 में 4,029 तथा 1991 में 4,689 नगर थे, जो वर्तमान में 5,000 से अधिक है। यद्यपि 1951 और 1991 के बीच कुल जनसंख्या में 2.3 गुना वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या का पुनर्वितरण बड़ा आश्चर्यजनक रहा है, क्योंकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की आबादी में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख जनसंख्या वाले नगर 1951 में मात्र 5 थे, जो 1991 में बढ़कर 23, 2001 में बढ़कर 35 हो गए हैं और वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 60 के आसपास है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 महानगर, जिनमें बम्बई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर ग्रेटर बम्बई है, जिसकी जनसंख्या 1.63 करोड़ से अधिक है। इसके बाद कोलकाता, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद चेन्नई नगर आते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु है, जहां पर 43.46% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में लगभग 23% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद बिहार है। उपयुक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में नगरीकरण 1951 से 2001 के दशकों में अधिक हुआ है। 2001 से लेकर 2021 तक इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फिर भी दूसरे देशों की तुलना में ये गति धीमी है। वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 27 है। बढ़ते नगरीकरण ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं, परिवर्तन एवं परिणामों को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है ग्राम एवं नगर में पारस्परिक अंतःक्रिया। कि गांव और नगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनमें पारस्परिक अंतःक्रिया वर्तमान समय में चालू है। इस अंतःक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि गांव एवं नगर के बीच कई अंतरों के बावजूद भी ये दोनों जीवन एकदम एक दूसरे से पृथक नहीं है। इन दोनों में परस्पर आदान प्रदान है, अंतःक्रिया हो रही है और अंतःक्रिया का जो स्तर है या जो लेवल है वो कम नहीं हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का जीवन परिवर्तित होता रहता है। ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीकरण, नगरीकरण, ग्राम्य नगरीकरण, ग्राम्य नगरीय नैर्तत्य, कंटिन्यूअस आदि प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ग्राम एवं नगर की विशेषताओं का मिलाजुला रूप प्रकट हुआ है। औद्योगिकरण एवं आर्थिक सामाजिक विकास ने ग्रामों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया है। अब नगरों के कच्चे माल के लिए गांवों पर निर्भरता बढ़ी है। नगरों की प्रबलता और वहां उपलब्ध साधनों की विपुलता ने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है। नगरों की ओर गांव वालों लोगों को सुविधाओं के कारण खींचा है। ग्रामवासियों का नगरीकरण हो रहा है। ग्राम एवं नगर के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक समन्वयपूर्ण अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताओं की सह उत्पत्ति देखी गई है। आज नगरीकृत जीवन पूर्ण नगरीय नहीं होकर नगरीय जीवन से प्रभावित ग्रामीण जीवन है। यानी कि नगर आज पूर्णतया कंप्लीट 100% नगर नहीं है। नगरीकृत जीवन गांव में भी देखा जा सकता है, यानी कि गांव भी अछूते नहीं रहे हैं नगरों से, वहाँ भी नगरों के समान अब सुख सुविधाएं हो गई है। उसके अनुसार उसका प्रभाव गांव में स्पष्ट देखा जा सकता है। नगरों की समृद्धि एवं अधिकाधिक नगरीकरण होने पर ही ग्राम्य नगरीकरण की प्रक्रिया निर्भर है। यदि नगर विकसित नहीं होते हैं और नगरीकरण तेजी से नहीं बढ़ता है, तो ऐसे क्षेत्रों के निर्माण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। नगरों में स्थापित उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ग्राम्य नगरों के विस्तृत क्षेत्रों में बसाने पर इनका विस्तार एवं निवास का क्षेत्र विशाल हो जाएगा तथा कार्य करने के स्थान एवं निवास के स्थान की दूरी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नगर की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। नल, बिजली, सफाई,
सड़क, प्रशासन, शिक्षा, यातायात एवं संचार की सुविधाएं उन्हें जुटा पाना कठिन हो जाएगा। इससे नगरीय लोगों का जीवन स्तर गिरकर ग्रामीण स्तर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राम्य नगरीकरण का अधिक विस्तार समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर उसमें वृद्धि कर देगा और उसके विस्तार की भावी संभावनाएं समाप्त भी हो सकती है। ग्राम्य नगरीकरण के कारण नगरीय संस्कृति का विस्तार होता है। महानगरीय सभ्यता और संस्कृति अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं और महानगरीय गांव महानगरीय संस्कृति के अंश बन जाते हैं। इस प्रकार से हमें गांवों की अपेक्षा नगरों में गतिशीलता अधिक दिखाई देती है। नगरीय प्रभाव के कारण ग्रामीण लोग नगर की भाषा, मूल्य और जीवन विधि को अपना लेते हैं तथा ग्रामीण मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं जीवन विधि को त्याग देते हैं। ग्राम्य नगरीकरण सातत्य की प्रक्रिया सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती है, वरन यह उस देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के साधनों की उपलब्धता, कृषि का आधुनिकरण आदि तथ्यों पर निर्भर करती है। यानी कि ग्राम और नगरों में जो सातत्य है वो निरंतर जारी है। ग्राम नगर में पारस्परिक अंतःक्रिया हो रही है। साथ ही ग्राम और नगरों के बीच कई प्रकार के संबंध या अनुबंध भी पाए जाते हैं। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने, किसी व्यापार या व्यवसाय में अपने को लगाने, खेती के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को बेचने तथा अन्य आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुएं प्राप्त करने हेतु कस्बों और नगरों पर निर्भर रहने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम का अन्य ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों के साथ दिन प्रतिदिन संपर्क और संबंध बढ़ता ही जा रहा है। नगरीय लोगों को भी अपने या कारखानों में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार गाँव में उपलब्ध होते हैं। नगरों में जो वस्तुएं निर्मित होती है उनको बेचने के लिए गाँव उनके लिए बहुत अच्छा बाजार उपलब्ध हो रहे हैं, बाजार के रूप में उपलब्ध है, बाजार के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। संस्कारात्मक दृष्टि से भी गांवों और नगरों के बीच संबंध पाए जाते हैं। गांवों से दूर कस्बा या नगरों में कुछ ऐसे देवी देवता या अन्य धार्मिक स्थल है जहां लोग धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। इसके अलावा धन कमाने के सुअवसरों के मिलने तथा आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण लोग देश की 4 दिशाओं में विभिन्न जो हमारे 4 धाम हैं उनकी तीर्थ यात्रा करने लगे हैं। गांव के लोग अपने मृतकों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने हेतु हरिद्वार भी ले जाने लगे हैं। नगरों के लोग भी कहीं गांव में धार्मिक महत्व के स्थल है वहाँ जाते रहते हैं। यानी गांव के लोग नगरों में जाते हैं, नगरों के लोग गांव में जाने लगे हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी ग्रामों और नगरों के बीच निकट का संबंध पाया जाता है। सभी प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाएं बड़े नगरों में ही स्थित होती है। गाँव के लोगों को तहसील या कचहरी के लिए, कोर्ट के लिए नगरों में जाना पड़ता है। ग्राम में पटवारी होता है, ग्राम सेवक होता है, स्कूल अध्यापक होता है, डाक तार विभाग और प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित कर्मचारी होते हैं। गांव संकलात्मक रूप से दूसरे अन्य समुदायों से जुड़ा और बहुत से अन्य मामलों में उन पर निर्भर रहते हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न आधारों पर ग्रामीण नगरीय संबंध पूर्व की तुलना में वर्तमान में अधिक बढ़े हैं। अब ग्रामों में कई कारणों से नगरीय जीवन शैली के भी कई रूप देखने को मिलते हैं। गाँवों में भी सुविधा की ये सब वस्तुएं उपलब्ध होने लगी है जो आरामदायक जिंदगी के लिए आवश्यक है। गाँव से सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन काम की तलाश में नगरों में जाते रहते हैं और नगरीय सांस्कृतिक तत्वों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार में योग देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव एवं नगर में पारस्परिक अंतःक्रिया अनवरत रूप से जारी है।